हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चालक की धारिता। ठीक है ना। क्या टॉपिक है बालक? चालक की धारिता। पहले एक बात समझते हैं हम लोग, ये धारिता है क्या? धारिता क्या है? चालक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चालक पहले से भी आप पढ़ते आए होंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह होता है, आसानी से होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो चालक की बात तो हम लोग समझ पाए हैं। इसमें एक शब्द जुड़ा है जिसका नाम है धारिता। वो धारिता है क्या? तो बबुआ रे, धारण करने की क्षमता ही क्या है? धारिता है। धारण की क्षमता, धारण की क्षमता ही क्या है? धारिता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई गिलास है, तुम्हारे पास कोई गिलास है, ठीक है ना। इस गिलास में क्या करोगे तुम लोग? जल डालोगे या दूध डालोगे या कोई अन्य लिक्विड डालो, तो कितना इसको तुम जल दे सकते हो? कितना दे सकते हो? तो जितना इसका आयतन हो उतना जल तुम दे सकते हो। क्लियर हुआ? जितना इसका आयतन है उतना जल दे सकते हो, या उससे कम भी दे सकते हो। क्या गिलास में हम कम जल नहीं ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं, लेकिन एक सीमा के अनुसार, एक सीमा के बाद उस गिलास में जल की उस मात्रा के बराबर और तुम जल इसमें नहीं डाल सकते हो। अगर गलती से डालने की प्रयास भी करोगे तो वो क्या होगा? बाहर की ओर फ्लो होने लगेगा, बाहर की ओर फ्लो होगा, है ना। तो जितना इसकी आयतन है वही क्या है बालक? धारिता है। जितना इसका आयतन है वही क्या है? धारिता है। अब तुम जितना इच्छा करे उतना जल डालो, लेकिन जब भी डालोगे जितना धारिता होगा उतना ही तुम डालोगे। ये बात क्लियर हुआ, है ना। लेकिन हमको बात करना है किसकी धारिता? चालक की धारिता। चालक की धारिता कहते किसे हैं? तो देखो ध्यान से समझ लेना, एकदम मज़ेदार है। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाता है। एकदम मस्त। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। लिख दिया जाए, ठीक है। क्या? चालक की धारिता। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है, ठीक। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है, ठीक है। अब दम ध्यान से अब देखो बबुआ रे, कोई एक क्या है? कोई एक ये चालक है, ठीक है। कोई चालक है। मैंने बोला कि इस चालक को तुम आवेश दोगे, ठीक। तो इस चालक को हम आवेश देना स्टार्ट किए। इस चालक को आवेश देना स्टार्ट कीजिए। जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, देना स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में उस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या ये बात पता है? पाठ 1 के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। कौन सा? आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण में एक टॉपिक था आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या था? आवेशों का क्वांटमीकरण। अर्थात
उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो इसका तात्पर्य है कि या तो तुम उसको इलेक्ट्रॉन दो या तो तुम उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। बात समझे ना? जब उस वस्तु को तुम इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। बहुत मस्त जवाब। और जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश? धन आवेश उत्पन्न होगा। ये सभी को पता है। तो मैंने बोला कि क्या करोगे, किसी चालक को तुम जब आवेश दोगे तो सबसे पहले उस वस्तु में तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक है, तो शुरुआत में ये जगह खाली था चालक, इसमें जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे, आवेश दोगे, अब एक इलेक्ट्रॉन आवेशी है तो इसे आवेश दोगे तुम, तो इस आवेश को इस चालक में देने में कोई परेशानी नहीं होगा। बोलो परेशानी होगा क्या? कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजोगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजोगे, तब क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजिले खुदा होगा यार। क्या होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक आवेश ऑलरेडी यहाँ पे है और दूसरा आवेश इसके नज़दीक लाएंगे तो बबुआ रे इसका विद्युत क्षेत्र होगा, ये जो आवेश ला रहे हैं उसका भी विद्युत क्षेत्र होगा। और दोनों अगर सेम प्रकार का है तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण विद्युतीय बल, है ना? तो प्रतिकर्षण विद्युतीय बल लगेगा बबुआ, तो इस आवेश को तुम लाओगे तो बबुआ प्रतिकर्षण बल इसको इधर की ओर धक्का देगा, धक्का देगा इधर की ओर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस बल के विरुद्ध इधर ला रहे हैं। तो बताओ, हम जब किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पक्का है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अच्छा, जब तुम इसको दोगे आवेश तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक, फिर तीसरा आवेश लेकर के आओगे, फिर चौथा आवेश लेकर के आओगे। इससे जितना आवेश, इसकी जितना धारिता है उतना तुम इसे आवेश दे सकते हो। तो बाबू अरे बताओ कि एक आवेश था, दूसरा आवेश लेकर के आए तो हम कार्य किए तो अनंत से वस्तु को ला रहे हैं। अनंत से किसको ला रहे हैं? आवेश को ला रहे हैं। अनंत से जब आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बोलो, जब एक आवेश यहाँ पर है, दूसरे आवेश को हम लेकर के आए तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमने कार्य किया। इस आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। किसके विद्युत क्षेत्र में? तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में। तो इस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। अर्थात कुल मिलाकर तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे इसको हम आवेश देते जाएंगे इसके विभव का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? शुरुआत में जब आवेश दोगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा आवेश, तीसरा आवेश लाते जाओ, ठीक, तो विभव का मान बढ़ेगा। अब बाबू रे तुम इधर क्या दे रहे हो? इसे आवेश दे रहे हो। तो बबुआ बोलो, आवेश के मान में भी तो बढ़ोतरी कर रहे हो। बोलो हाँ भाई, तुम आवेश, एक आवेश दिए, दूसरा आवेश दिए, तीसरा आवेश दिए, चौथा आवेश दिए। इस तरह से जितना आवेश इसकी धारिता है हम उतना इसको आवेश दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस चालक के भीतर विभव का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या? एक स्टेटमेंट कह सकते हैं बालक। वो स्टेटमेंट ये है
वो स्टेटमेंट है किसी चालक को दिए गए आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? किसी चालक को दिए गए आवेश उसके विभव में वृद्धि, विभव बढ़ रहा है, विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ये बात समझ आया सभी को? पक्का? तो बबुआ इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात विभव बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब ध्यान दो कि क्या जब हम समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा? बोलो, कोई कांस्टेंट रखेंगे तो बबुआ रे हम समानुपात चिन्ह हटा रहे हैं, समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं C। इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? C और V। ठीक, यही जो C है बालक, वो C क्या है? पहले तो एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती ठीक, C क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान नियत रहेगा। अब बबुआ यही क्या है? धारिता है। यही क्या है? धारिता है, अर्थात हम C बराबर क्या कह सकते हैं? C बराबर Q/V। समानुपाती नियतांक है, इसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। तो ध्यान दो, तो एक धारिता का परिभाषा एक तो ये हो गया, क्या हो गया? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। दूसरा परिभाषा हम इस सूत्र से दे सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्या दे सकते हैं? तो किसी चालक की धारिता, देखो सूत्र के अनुसार, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक हो जाएगा। दूसरा परिभाषा इस सूत्र को देख करके क्या हो जाएगा? किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि या उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। इस परिभाषा को भी नोट कर दिया जाए। किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि
के अनुपात उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत? दो परिभाषा। अब आ जाओ, तुम लोग 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ग्राफ खींचना। एक तीसरा परिभाषा मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, दो गो तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन उसको भी जान लो। ग्राफ खींचना सीखा होगा तू लोग 11वीं क्लास में। यहाँ देखो कि जब हम किसी चालक को हम आवेश देते हैं, ये देखो किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में परिवर्तन के वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब हम Q और V के बीच ग्राफ खींचेंगे तो समानुपात है, मतलब जितना Q बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? V। समानुपात का ही मतलब है। कोई दिक्कत है बालक? तो हम यदि ग्राफ खींचें इस तरह से, इधर Q बढ़ रहा है और इधर V बढ़ रहा है, तो जितना Q बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा, समानुपात। तो बीच की जो रेखा होगी ये वाली सीधी लाइन, ये प्रदर्शित करेगा किसको? धारिता को। ठीक, जैसे देख लो, अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस तरह से बात करूँ, तो देखो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? V को, और ये Q को। तो जितना Q है उतना ही क्या है? V है। ये एक समान जब दोनों परिवर्तन होता है राशि, और जब तीसरा लाइन खींचते हैं जो इस पर निर्भर हो, वो क्या होता है? सीधी रेखा में होता है। और जब इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं तो इस रेखा को हम लोग ग्राफ की ढाल बोलते हैं। ग्राफ की ढाल क्या बोलते हैं? ग्राफ की ढाल। इसको 11th क्लास में अलग से ग्राफ खींचना सीखना था। ठीक है ना बाबू रे? यदि हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो बाबू ये क्या है? इतना यहाँ से यहाँ तक ये Q है, ये क्या है? V है। कोई दिक्कत? तो बाबू अरे इस चित्र के अनुसार हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? बताओ तो। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ये थीटा के सामने लंब और ये नीचे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो बाबुआ Q बटा में V, यही Q बटा में V क्या है? बोलो, यही Q बटा में V क्या है? चालक की धारिता है। तो बबुआ क्या इसके जगह पे हम C रख सकते हैं? तो क्या tan थीटा C के बराबर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ का जो ढाल होता है वह चालक के धारिता के बराबर होता है। इस tan थीटा को ही हम लोग बोलते हैं ग्राफ की ढाल। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ की ढाल। ठीक, क्या कह दिया जाए? ये भी लिख दिया जाए परिभाषा। ठीक, किसी यदि कर दिया जाए पहले, यदि किसी चालक को दिए गए आवेश, एवं
उसके विभव में वृद्धि के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ का ढाल चालक के धारिता के बराबर होता है। चालक के धारिता के बराबर होता है। धारिता का 3 गो परिभाषा हो गया, ठीक है। यहाँ से tan थीटा बराबर c, ग्राफ की ढाल बराबर c। अब इसके हम लोग मात्रक की बात कर लें, ठीक। उतार लेना खूब आराम से। पहले हम लोग इसके मात्रक की बात कर लें। धारिता के मात्रक बबुआ रे, धारिता के मात्रक C का मात्रक बराबर Q का मात्रक, बोलो Q का मात्रक बटा में V का मात्रक, ठीक है। C का मात्रक बराबर, C मतलब धारिता का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटा में V का मात्रक। तो बाबू रे, Q का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, और विभव इसका मात्रक वोल्ट, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब प्रति वोल्ट या कूलम्ब वोल्ट इन्वर्स होगा। अब बबुआ इसी को हम लोग कूलम्ब प्रति वोल्ट को ही हम लोग फैराड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैराड के नाम से। यस, फैराड। अर्थात एक कूलम्ब प्रति वोल्ट ना, एक कूलम्ब प्रति वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड, ठीक। तो बाबू धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? फैराड। धारिता का अन्य मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब प्रति वोल्ट। कूलम्ब प्रति वोल्ट। यदि, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। अब आगे बात किया जाए कि देखो, एक जो फैराड मात्रक होता है धारिता का, वो बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। जो तुम लोग कैपेसिटर देखते हो फैन में जो लगा होता है, कैपेसिटर जो फैन में लगा होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, यस, उजारका जो गोलका होता है ना। अच्छा, उसका क्या काम है? उसे फैन में हम लोग क्यों लगाते हैं? हेलो मित्र, उसे हम लोग फैन में क्यों लगाते हैं? स्पीड चलाने के लिए बोल रहा है। बताओ कोई और वीर। बबुआ रे, जब तक उसे लगाएंगे नहीं ना, वो फैन घूमना शुरू ही नहीं करेगा। देखो, जितना विद्युत धारा तुम वायर में खींच करके लाते हो, उससे ज़्यादा क्षमता चाहिए इसे घुमाने के लिए। बात समझे? उससे ज़्यादा क्षमता चाहिए इसे घुमाने के लिए। आज जब हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं तो सबसे पहले विद्युत धारा उसी में जाता है और उसका विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भाई, किसी चालक को हम जब आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा। अब विभव बढ़ जाएगा तो एक के बार हच्चाक से देगा, एकदम खूब सबरा है ऊर्जा, जिससे फैन क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा। कभी कभी ऐसा फील किए हो कि किसी घर के पंखा रुक जाए, किसी घर के पंखा रुक, डंडा से उसको क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। और जब एक बार घुमा देते, जब घूमना शुरू हो गया तो आराम से घूमते रहता है। इसका मतलब तुम्हारे फैन का कैपेसिटर जो है वो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है।
समझे ना। कुछ लोग को लगता है कि वो जाम हो गया है उसका बियरिंग भी जाम होने से ऐसा होता है, लेकिन उसको घुमाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। यस, तो बाबू जब भी उस कैपेसिटर को लेकर के देखोगे ना, उसका धारिता लिखा होता है उस पर 4.15 माइक्रोफैराड लिखा होता है। ध्यान देना, इस तरह से ये लिखा होगा माइक्रोफैराड, या 2.5 माइक्रोफैराड लिखा होगा। हाँ, जो भी हो उसकी धारिता लिखा होता है, ठीक है ना। तो वही धारिता, तो ये क्या है कि फैराड जो है बड़ा मात्रक है, लेकिन व्यवहार के लिए हम लोग इसको छोटा यूज कर सकते हैं। कैसे छोटा यूज कर सकते हो बबुआ? तो बाबू क्या हम अन्य मात्रक यहाँ कह दिया जाए, अन्य मात्रक कह दिया जाए, क्या हम इसे 1 माइक्रोफैराड कह सकते हैं? अच्छा, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होगा? 1, अब माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 फैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैराड। अच्छा, 1 मिली फैराड लिखा हो तो 1 मिली फैराड, मिली मतलब 10 के पावर माइनस 3, तो इसको क्या कह सकते हो? 1 गुने 10 के पावर माइनस 3 फैराड। फिर नैनो फैराड भी होता है, तो 1 नैनो फैराड, तो नैनो फैराड का क्या कहोगे? 1 गुने 10 के पावर माइनस 9 फैराड। फिर इसके बाद 1 पिको फैराड बराबर क्या कहोगे? 1 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड। इतना काफ़ी है, ठीक। ये क्या हो गया? धारिता का मात्रक हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, जब इसका सीजीएस मान लिखना हो तब क्या करोगे? सीजीएस मान लिखना होगा तो Q बाई भी घर पे जाकर ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल क्लास में बता दूंगा। ध्यान दो, इसका सीजीएस मात्रक बटा में इसका सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम बटा में बोल्ट का सीजीएस मात्रक क्या होता है बबुआ? स्टेट बोल्ट। मान भी रख लोगे तुम लोग, ये कितने कूलाम के बराबर होता है? 3 गुने 10 के पावर 9 कूलाम के बराबर, बोलो हाँ। अब बटा में स्टेट बोल्ट कितने बोल्ट के बराबर होता है? बोलो। 1/300, याद है क्या? 1/300 बोल्ट के बराबर होता है स्टेट बोल्ट। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा इसका क्या होगा? सीजीएस मात्रक होगा, इसका मान ज्ञात कर लेना। नहीं होगा तो कल क्लास में बताया जाएगा। कोई दिक्कत? आज कहाँ तक? यहीं तक।